हाँ हाँ? क्या हो गया? अरे बाद में, अभी क्लास ओवर होने के बाद। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, इसको ऑफ कर दे क्या? शोर इसमें बहुत ज्यादा शोर। हाँ सही कह रहे हो। डाउन हुआ थोड़ा सा, कम स्लो हुआ। बस 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 बस। अरे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे तो आप लोग देखे होंगे कि एक ऊपर छत पे पंखा लगा रहता था ऐसे, है ना? ऐसे पंखा लगा रहता था और ऐसे रस्सी बांध के उधर गया रहता था, इधर कोई आदमी रहता था, ठीक है ना? अब ये आदमी इस रस्सी को पकड़ के खींचता था, आगे पीछे होता था, तब ये पंखा आगे पीछे ऐसे होता था और नीचे राजा साहब सोए रहते थे, है ना? फिर बाद में इस पंखे का आविष्कार हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। तो वो तो फिल्मों में तुमने देखा ना कि बगल बगल में स्त्रियां जो है, पुरुष जो है, उसका हस्बैंड खाना खा रहे हैं तो स्त्रियां जो है, अरे देहात में नहीं आता उबे ना ऐसे राजा के सामने भी ऐसे ऐसे करती रहती हैं, तो वो छोड़ दो। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उधर से उसमें क्लियर आ रहा है ना? उधर से रोशनी आ रही है तो दिक्कत नहीं है ना? अब ठीक है। हे चलो यार, सब है दिखा रहा है ना? कहाँ पे ये लिखा हुआ? और नीचे लिखना पड़ेगा। हाँ चलिए, अब देखिए आपका जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो क्या है आज का? शब्द विचार, ठीक है ना? आज का टॉपिक क्या है? शब्द विचार। और यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आपके जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम होता है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए केयरफुल होकर थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। कहता है कि जब हम शब्द विचार की बात करते हैं तो जो सबसे पहला आपको पढ़ना है वो है भाषा। क्या आता है बेटा? भाषा। और भाषा के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो चलिए बता दीजिए थोड़ा सा मुझे कि भाषा क्या होता है भाई? भाषा किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया। पहले क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि हम अपने विचारों के आदान प्रदान करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। अगर हम अपने विचारों को आप तक पहुंचाना चाहते हैं तो माध्यम क्या है? भाषा है। भाषा के माध्यम से ही तो हम पहुंचाएंगे अपने विचार आप तक। वो कितने प्रकार से पहुंचा सकते हैं? 3 प्रकार। या तो लिखित रूप से हम लिखकर अपने विचारों को आप तक पहुंचाएं, या मौखिक रूप से बोलकर पहुंचाएं, या सांकेतिक रूप से हम पहुंचा सकते हैं इशारा करके, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था। कैसे? हाँ वैसे ही जैसे समझ रहे हो ठीक है ना? अब ध्यान से सुनिए, ये तो परिभाषा पहले दिन ही मैंने बता दिया था, तो आज नहीं लिखवा रहा हूं। अब इसके बाद जो आता है वहां से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। कहता है सबसे पहला पॉइंट, कहता है कि भाषा के कितने अंग होते हैं? ये प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। भाषा के कितने अंग होते हैं, है ना? तो आप याद रखिएगा, भाषा के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं बच्चा? 3 अंग होते हैं। क्लियर हो गई बात? अब ये तीनों अंग कौन कौन से हैं? तीनों अंग कौन कौन से हैं भाई? तो पहला वर्ण होता है। क्या होता है बच्चा? वर्ण होता है। दूसरा जो होता है उसको हम शब्द बोलते हैं, और जो तीसरा होता है उसको हम वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। तो चलो बताओ, भाषा के कितने अंग? 3 अंग। कौन कौन? ठीक है ना? अब सुनिए, अब हम एक एक को पकड़ते हैं और थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं, देखते हैं कहां से प्रश्न कैसे पूछा जाता है ना? कहता है बेटा, यहां से आपका पहला प्रश्न यही पूछ देता है कि वर्णों की संख्या कितनी होती है।
आपसे क्या पूछ देगा, वर्णों की संख्या कितनी होती है, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो आप याद रखिएगा वर्णों की संख्या 52 होती है। कितनी होती है बच्चा, 52 होती है। ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में कई बार पूछा गया है। क्लियर हो गई बात? अरे छोड़ो ना, पहले 52 जो एग्जाम में आता है उसको देखो, है ना। अब ध्यान से सुनिए, अब कहता है वर्ण क्या होता है भाई। तो वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और यूपी टीजीटी की परीक्षा में 2009 में यही लाइन दे दिया था, सेम यही लाइन उठा के दे दिया था। पूछा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो आपके टीजीटी की परीक्षा में पूछा था 2009 में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, वर्ण कहते हैं। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख दे रहा हूँ, आपके उत्तर प्रदेश जो टीजीटी की परीक्षा होती है वहाँ पे 2009 में ये पूरा का पूरा यही स्टेटमेंट ही दे दिया था और पूछ दिया था। ठीक है ना। आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में 2018 में पूछा गया था, वहां पे थोड़ा सा शब्द चेंज कर दिया, पूछा वही था लेकिन थोड़ा सा भाषा बदल दिया था। भाषा क्या बदला था, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में पूछा था कि शब्द की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक बार पूछा भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में क्या पूछ दिया, शब्द की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। फिर भी आंसर क्या होगा, वर्ण होगा। बात समझ में आ रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि शब्द की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, वर्ण कहते हैं। और ये पूछा था आपका यूपीपी मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में यही लाइन दे दिया था। ठीक है ना, तो याद रहेगा। बात समझ में आ रहा है। तो चलो बताओ वर्ण किसे कहते हैं, पहला परिभाषा बोलो जल्दी। दूसरा क्या था, ठीक है ना। अब यहां से उत्तर प्रदेश पुलिस में एक और प्रश्न पूछा, वो भी 2018 में ही पूछा। वो क्या पूछा, ध्यान से सुनिएगा। वो पूछा कि वर्णों के कितने भेद होते हैं, वर्ण के भेद पूछा आपसे। क्या पूछा बच्चा, वर्ण के भेद या वर्ण के प्रकार आपसे पूछ देगा। आपसे पूछेगा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं या वर्णों के भेद। अगर आपसे पूछे वर्णों के कितने भेद, वर्ण के भेद पूछा था आपसे। क्या पूछा था, भेद। तो वर्ण कितने प्रकार के बेटा, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। क्या होता है, व्यंजन। तो आपसे बस यही पूछा था वर्ण के भेद कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। आपका आंसर क्या होगा, 2 होता। और ये भी यूपीपी में पूछा था। किसमें पूछा था, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा था। तो देख रहे हो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में कहां से प्रश्न बन रहे हैं। तो हम एक एक पॉइंट को पढ़ते पढ़ते क्लियर रूप देखते देखते चलेंगे कहां कहां प्रश्न बन रहे हैं, ताकि आपको भी समझ में आता रहे। केवल हमको पढ़ के रटना नहीं है, हमें इस रूप में पढ़ना है कि हमारे एग्जाम के प्रश्न सॉल्व हो जाएं। हमें एग्जाम निकालने से मतलब है। बात समझ में आ रहा है। पीएचडी करने नहीं आए हो, पीएचडी करना हो तो आराम से तुम लोग पीएचडी नेट जेआरएफ वगैरह निकालो, नेट की परीक्षा निकालो, पीएचडी करो। यहाँ आए हो आप क्या करने, एग्जाम निकालना। अब सुनो, अब यहीं से संबंधित जो आपके कुछ और प्रश्न मैं बता रहा हूं। अब यहीं से आपसे पूछ देता है बेटा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। ये भी आपको उत्तर प्रदेश पुलिस और बाकी एग्जामों में पूछे गए हैं। स्वर कितने होते हैं बेटा, तो आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या पूछे, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप याद रखिएगा 11 होती है। कितनी होती है बच्चा, 11। और यही प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। लेकिन अगर प्रश्न पूछते समय उसने भाषा को बदल दिया है ना, और यहाँ पे दे दिया कि शुद्ध स्वरों की संख्या बताइए, कुल के जगह पे क्या दे दे, कुल के जगह पे दे दे शुद्ध, क्या दे दे बच्चा, शुद्ध स्वरों की संख्या पूछ दे, तब कितना होगा, तो अब आपका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है ना। जो ऋषि वाला री होता है ना,
उसको इसमें नहीं गिना जाता, इसलिए 10 हो जाता है। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कितना, 11। आप अपने एग्जाम के लिए याद रखिएगा। आप बहुत फंसाने वाला काम करेगा ना एग्जामिनर, तब जाके यहाँ पे शब्द जोड़ देगा शुद्ध, तब पूछ देगा, तब फिर भी आप मत फंसिएगा, तब आप 10 पे मार्क आइएगा। क्लियर हो गई बात। फिर आपके एग्जाम में पूछेगा कि भाई व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान से सुनिएगा। व्यंजनों की संख्या अगर पूछे कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तब आप याद रखिएगा 39 होता है। कितना होता है, 39। अगर पूछे कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ध्यान से सुनिएगा, अगर पूछ दे मूल व्यंजन, तब आपका आंसर होगा 33। तो शब्द के आधार पे उत्तर बदल जा रहे हैं। प्रश्न के उत्तर शब्दों के बदलने से ही क्या हो जा रहे हैं, बदल जा रहे हैं। यहीं पे बच्चा फंस जाता है। क्यों? क्योंकि वो रट्टाफिकेशन करके जाता है ना, रट के जाता है। कुल व्यंजनों की संख्या 33, कुल व्यंजनों की संख्या 33। अब परीक्षा में आ जाता है मूल व्यंजनों की संख्या, नहीं सॉरी, मूल व्यंजनों की संख्या 33 याद करके जाता है, और परीक्षा पूछ देता है कुल व्यंजनों की संख्या, तब भी वो 33 पे मार के आता है। और आता है घर पे कहता है हम तो सही करके आए थे। जब रिजल्ट आता है तो 0/सन्नाटा। तो 0/सन्नाटा क्यों मिला? क्योंकि आप रट के गए मूल, आप पूछ दिया क्या, कुल, तो हो गया खेला, हो गया ना। तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग अपना लगाना पड़ेगा। प्रश्न की भाषा को समझकर ही आपको आंसर पे टिक लगाना है। आंख बंद करके प्रश्न नहीं पढ़ना है, पूरा आंख और दिमाग खोल के पढ़ना है और शब्द को समझना है, ठीक है ना। तो यहां से आपके इतने सारे प्रश्न आते हैं। और ये स्वर क्या है, अ आ इ उ ए ओ अंग अ, ये सारे के सारे क्या है, हमारे स्वर हैं। क ख ग घ अंग, ये हमारे सब क्या है, व्यंजन। जब हम आगे फिर पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अभी केवल हम लोग इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में है, समझ में आई, ठीक है। अब देखिए ध्यान से आगे बढ़ें, थोड़ा सा इसको छोटा करें, चलिए। तो यहां से इतने सारे प्रश्न बनते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब कहता है कि शब्द क्या होता है। भाई शब्द के बारे में हम पढ़ते हैं, शब्द क्या होता है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, सिंपल सा कहता है कि वर्डों के मिलने से क्या बनता है, शब्द। लेकिन ये डेफिनेशन गलत है। केवल हम कह दें कि शब्दों के मेल से, सॉरी, वर्डों के मेल से शब्द बनते हैं, तो ये हमारा कहना गलत हो जाएगा। हमें ऐसे कहना पड़ेगा कि वर्डों के सार्थक मेल से, किस मेल से, सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, शब्द का निर्माण होता है। तो एक शब्द आता है सार्थक मेल, किसी भी तरीके से नहीं मिला देना है। चाय बनाना है तो चीनी और चाय पत्ती का एक अनुपात होता है। अब बिना अनुपात के मिलाओगे तो चाय नहीं कुछ और ही बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो उसी तरह से कहता है शब्द क्या होता है भाई, तो वर्डों के, ध्यान से सुनिएगा, कहता है वर्डों के किस मेल से, सार्थक मेल से, सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। अब ये सार्थक मेल क्या है बच्चा, ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकलता हो, अर्थ के साथ। सार्थक का मतलब अर्थ के साथ, मतलब ऐसा शब्द हो जिसका कोई ना कोई एक अर्थ निकलता हो। अगर शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है तो वो हमारा शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें बच्चा, अगर हम लिखते हैं क धन अ धन म धन अ फिर ल धन अ, है ना। तो ये जब आपस में मिलेगा, यहाँ देखो वर्ड है तो स्वर भी है और व्यंजन भी है ना। तो ये जब वर्ड आपस में मिलेंगे तब होगा क म ल। तो कमल जो शब्द मिला, ये जो है यही हमारा क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। और कमल जो शब्द, इसका कोई ना कोई एक अर्थ हमें समझ में आ रहा है कि हम कमल नाम के फूल की बात कर रहे हैं, पुष्प की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, कमल। अब कहोगे सर ये अ कहां से लिख दिए, तो ध्यान से सुनिए, एक चीज मैं बता दे रहा हूं। अगर हम कोई व्यंजन लिखते हैं, अगर क लिखते हैं, तो आप याद रखिएगा इस पूरे क में केवल क नहीं है, इस क में अ भी जुड़ा हुआ, अ स्वर लगा हुआ है। अगर ग लिख रहे हैं तो आधा ग है और अ है, स्वर भी है उसमें। बात समझ रहे हैं। तो वही है, क है तो क में अ भी है, तो देखो क और अ है। म है तो म में भी अ है, ल में भी अ है। बात समझ में आ रहा है। तब जाके मिला तो ये हुआ कमल। बात समझ में आ रहा है। अगर हम एक और शब्द लें, मान लो क ले लिए,
धन अ ले लिए, ये हलंत है, ठीक है ना, प्लस अगर म ले लिए तो ये क्या हो गया, ये क्या मिलके बनेगा, तो हो गया कम। और कम जो शब्द है इसका कोई एक अर्थ है, कम, कम मतलब थोड़े से की बात कर रहे हैं हम, बात समझ में आ रहा है? सॉरी अब देखो, तो कम हम थोड़े से की बात कर रहे हैं। अगर तुम कहो कि सर ऐसे जोड़ दीजिए ना, आप कहो कि सर लिखिए ढ, है ना, फिर कहो सर आप ओणा जोड़ दीजिए, है ना, फिर कहिए सर आप ड जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए, ड, और कहिए कि इसको शब्द बनाइए और देखिए क्या निकल रहा है। तो चलो बताओ, ढ ड, अब ई कौन शब्द है, ढ, पढ़ो थोड़ा, पढ़ के बताओ, ढ, एक तो पढ़ ही में नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे वर्णों का सार्थक मेल नहीं है, और जब सार्थक मेल नहीं है तो इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलेगा, इसका मतलब यह शब्द भी नहीं है। बात समझ में आ गया? तो शब्द जब भी आएगा तो आप याद रखिएगा, वर्णों का जब सार्थक मेल होगा तभी शब्द बनेगा, सार्थक मेल नहीं होगा तो वहां पे शब्द हम नहीं कहेंगे। बात समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। यहां से आपकी परीक्षा में उत्तर प्रदेश पुलिस में क्या पूछा, ध्यान से सुनिए। यहां से आपसे पूछा, ध्यान से देखिए, यहां पे दिखाई दे रहा है ना, यहां से पूछा कि अर्थ के आधार पे, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके परीक्षा में पूछे अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे, छोटी इकाई, तो देखो यहां पे आंसर बदल गया। अब कह रहा है कि अर्थ के आधार पर अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो आंसर होगा क्या, शब्द होगा। क्या है छोटी इकाई, शब्द। क्यों? क्योंकि शब्द ही ऐसा है जिसका एक निश्चित अर्थ निकल रहा है, और सबसे छोटी इकाई भाषा की, देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ड कहेंगे, लेकिन अर्थ के आधार पर जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, शब्द हो जाएगी। और ये प्रश्न आपसे पूछ दिया गया एग्जाम में। क्लियर हो गई बात, समझ पा रहे हो? अब आओ, अब कहता है बेटा वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, तो शब्दों के मिलने से किसका निर्माण होता है, वाक्य का निर्माण होता है। जब कई सारे दो या दो से अधिक शब्द मिलेंगे तो शब्दों के मिलने से क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। इसका मतलब शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से क्या बनता है, वाक्य का निर्माण होता है, वाक्य बनता है, वाक्य बनता है। जैसे मैं अगर लिखूं एग्जाम्पल में बेटा, मैं लिखूं राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो राम घर जाता है यह एक वाक्य है। क्या है ये, वाक्य है। क्यों? क्योंकि देखो शब्दों के मिलने से, राम शब्द है, घर शब्द है, जाता शब्द है, ये सब जब मिल गए हैं तब वाक्य का निर्माण हो गया है। बात समझ में आ रहा है? तो इतनी बातों को पहले आप लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलो लिखो। जब आपका रिकॉर्डिंग हो जाए, इतिहास बन जाए, आपकी भी आवाज रिकॉर्डिंग हो। चलिए बताइए बच्चा लोग, शब्द कितने प्रकार के होते हैं भाई, सॉरी, भाषा के कितने अंग होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन? चलिए, वर्णों की संख्या कितनी होती है, वर्ड किसे कहते हैं, पहला परिभाषा, दूसरा परिभाषा, वर्णों के कितने भेद, कौन कौन, कुल स्वरों की संख्या, शुद्ध स्वरों की संख्या, बहुत बढ़िया। व्यंजन कितने होते हैं, कुल व्यंजनों की संख्या, और मूल व्यंजनों की संख्या 33, बहुत बढ़िया। अब बताओ शब्द किसे कहते हैं भाई, हाँ, और शब्द में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पूछता है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो शब्द होता है। अब बताओ वाक्य किसे कहते हैं भाई, बहुत बढ़िया। अब आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम पढ़ना है, हमें शब्द को पकड़ना है और शब्द को पढ़ना है। ठीक है बच्चा, किसको पढ़ना है, सब कोई लिख लिया ना अच्छे से। अब हमें पढ़ना है शब्द। क्या पढ़ना है बच्चा, शब्द, है ना। शब्द को किस आधार पे बांटा गया है वो हमें पढ़ना है। तो शब्द के प्रकार हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है, शब्द के प्रकार।
तो शब्द के प्रकार जो हैं लगभग कितने हमें पढ़ने भाई? 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 4। इनको 4 प्रकार से बांटा जाता है, ठीक है ना। अब सुनिए, लिखिए नहीं, ध्यान से देखिए। पहला कहता है बेटा हम शब्दों को अर्थ के आधार पे बांटते हैं। किसके आधार पे? अर्थ के आधार पे हम पढ़ेंगे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर एक आता है हमारा उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर, और एक आता है बनावट के आधार पर। किसके आधार पे बच्चा? तुम लोग लिख रहे हो, अरे साथ में बोलते चलो ना। क्या है? बनावट के आधार पे। किस आधार पे? बनावट के आधार पर हम देखेंगे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम देखेंगे कि विकार के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। किस आधार पे बच्चा? विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर हो गई बात? अब आइए, तो अगर आपसे पूछे शब्द कितने प्रकार से, हम देखेंगे 4 प्रकार से। किस किस आधार पे देखेंगे बताओ जल्दी। और यहां से प्रश्न बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान से अब समझेंगे। क्लियर? तो लिखना किसी को नहीं है, मैं समय दूंगा, आप लिख लीजिएगा, पहले समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं बच्चा पहला हेडिंग, अर्थ के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, अर्थ के आधार पे जो शब्द होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है बेटा सार्थक शब्द होता है, एक क्या होता है? सार्थक शब्द होता है, और एक क्या होता है? एक निरर्थक शब्द होता है। क्या होता है बच्चा? निरर्थक शब्द होता है, ठीक है ना। तो 2 प्रकार के शब्द होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अब ये सार्थक क्या होता है, निरर्थक क्या होता है बताइए। नाम, हाँ, जो निकले वो सार्थक, जो ना निकले वो निरर्थक। अब सुनिए, सार्थक में आप बहुत शब्द से ही अर्थ निकल रहा है इसका। सार्थक मतलब ऐसे शब्द जो जिसका कोई अर्थ हो, एक सिंपल भाषा में देखें तो। और निरर्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, हिंदी में निरर्थक शब्द जैसा कुछ नहीं होता है। निरर्थक होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। हिंदी में निरर्थक जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना पड़ता है। अब क्या है सुनिए ध्यान से। तो जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई क्या निकले बच्चा? अर्थ निकले, वो हमारा क्या है? सार्थक है। और निरर्थक जो है ना बेटा, ये अकेले कभी नहीं आता है। निरर्थक अकेले कभी नहीं आता है, और अकेले आता है तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। ये हमेशा किसके साथ आएगा? हमेशा सार्थक के साथ आएगा। देखते कुछ लोग होते हैं जो अकेले कभी नहीं निकलते हैं कहीं, हमेशा किसी के साथ जाते हैं। डरपोक लोग होते हैं। मान लो डरपोक है, नेता लोग डरपोक हैं। गांव में जाओगे तो बच्चा सब होता है, बच्चा तो कहीं अंधेरा हो जाता है, कुछ सामान लाने जाना होता है तो नहीं जाता है, कहता है साथ में किसी के जाएंगे। तो वही हाल है ये, है ना। तो अब देखिए, साथ में जाएगा तो अर्थ है, अकेले जाएगा तो कोई अर्थ नहीं है। जैसे एक शब्द लिखूं सार्थक और निरर्थक का। हाँ, कहीं जा आपके घर कोई मेहमान आया तो आप क्या बोले? पानी ओनी पिला दो, पानी ओनी। तो समझ में तो आ रहा है, पानी ओनी, पानी ओनी। तो पानी तो समझ में आ रहा है कि पानी क्या है। ओनी क्या है भैया? उसको ओनी क्या पिला रहे हो? तो पानी क्या हो गया? और ओनी यहीं पे ओनी ने खाना वाना खाए, क्या बोले? खाना वाना खाए। तो खाना तो समझ में आ रहा है, खाना ओना। तो ओना क्या है बचवा? निरर्थक है। खाना ओना, तो ये ओना क्या है? निरर्थक है। बिस्किट उस्किट, तो बिस्किट उस्किट है ना। ज्यादा बोलोगे तो थपड़िया उपड़िया देंगे, तो थपड़िया तो दोगे, उपड़िया क्या दोगे? पापड़ ऊपड़ खाए तो पापड़ तो खा लिए, ऊपर क्या खाए भैया? कुछ नहीं। तो ये सार्थक हो गया पापड़, और ऊपर क्या हो गया? निरर्थक हो गया। लेकिन निरर्थक जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हमेशा ये जब भी आता है सार्थक के साथ आता है, नहीं तो नहीं आता। केवल हम ओना लिखे तो कोई मतलब नहीं है।
पानी केवल ओनी लिखे तो कोई मतलब नहीं है, खाना ओना, ओना लिखे कोई मतलब नहीं है, झापड़ ऊपर, ऊपर लिखे कोई मतलब नहीं है, लेकिन झापड़ के साथ आ गया तो हम समझ पा रहे हैं कि मारने की बात हो रही है। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा सार्थक और निरर्थक। अब आइए, इसमें ज्यादा है नहीं, हम आते हैं उत्पत्ति के आधार पे। किस आधार पे बच्चा? यहां से प्रश्न बनता है। अब सुनिए, उत्पत्ति के आधार पर, और यहां से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, इसलिए ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चा? 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी 2 कंडीशन है, 4 होते हैं और 5। 5 आप याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे क्यों 4 कह रहे हैं, क्यों 5 कह रहे हैं, इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है बच्चा कि जब आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो कंपटीशन का, है ना, अगर वो एग्जाम इंटर के बाद दे रहे हो, मतलब 12वीं के बाद दे रहे हो, इंटर पास हो, इंटरमीडिएट पास हो, और उस आधार पे दे रहे हो, तब अगर आपके परीक्षा में पूछे कि कितने गया जी, अगर आपके परीक्षा में पूछे कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तब आपका आंसर क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा बच्चा? 4 होगा। तब आपका आंसर क्या होगा? 4 होगा। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन कर चुके हों, ग्रेजुएशन के बाद, मतलब ग्रेजुएशन लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हो, मतलब उसमें आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है उस एग्जाम में, तब पूछेगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो उस कंडीशन में आंसर क्या होगा? 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। तो 2 कंडीशन में ये प्रश्न पूछता है। तो याद रखिएगा कि आप किस तरह का एग्जाम देने जा रहे हो। 12वीं पास वाला रिजल्ट लगा के फॉर्म भरे हो, कि ग्रेजुएशन वाला भी उसमें फॉर्म भरे हो अपना मार्कशीट लगा के, ठीक है ना। तो 12वीं वाला दोगे तो आपका आंसर 4 होगा, ग्रेजुएशन पे जाओगे तो 5 होगा। अब आइए, तो ये क्या है जी, मिट गया क्या? उत्पत्ति समझ पा रहे हैं? तो हाई 12वीं के लिए हाई BA लिख दे रहा हूँ, BA BSc जो भी हो या ग्रेजुएशन है ना, ग्रेजुएशन लिख दो। अब सुनो, अब कहता है उत्पत्ति के आधार पे 5 प्रकार, हम सारा का सारा पढ़ लेंगे, 5 पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उत्पत्ति के आधार पे 5 होते हैं, तो ध्यान से सुनिए कौन कौन होते हैं। तत्सम, सही लिखा हूं, एक होता है तद्भव, और एक होता है देशज और विदेशज। क्या होता है? विदेशज। और एक होता है शंकर। क्या होता है बच्चा? शंकर। ठेठ भाषा में इसी को बोलते हैं दोगला। क्या बोलते हैं? ठेठ भाषा में इसी शंकर को क्या बोलते हैं? ये कहाँ भाग जा रहा है जी, मन नहीं कर रहा है क्या इसको? ठीक है ना। अब सुनिए, उत्पत्ति के आधार पे 5, चलो बोल दो कौन कौन, जल्दी बोलो। अब आइए, अब हम देखते हैं तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज और विदेशज और शंकर को आज ही खत्म कर लेते हैं, ठीक है ना। अब सुनिए क्या होता है भैया, ध्यान से देख लीजिए, यहां से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, कहता है बेटा कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम का मतलब आपके दिमाग में फिट है, संस्कृत निष्ठ शब्द को तत्सम बोलते हैं, जो संस्कृत से लिए गए हैं। मतलब ध्यान से सुनिएगा, हमने भाषा का जो विकास क्रम पढ़ा था, हमने पढ़ा था संस्कृत, पढ़ा था ना। संस्कृत के बाद क्या आया? पाली, पाली के बाद क्या आया? प्राकृत, प्राकृत आया। फिर ऐसे ऐसे करते करते बाद में क्या आया था? हिंदी आया था। मतलब इन हिंदी का जो विकास हुआ, उस हिंदी का विकास मूल रूप से कहाँ से हुआ? संस्कृत से हुआ। अलग अलग समय में अलग अलग भाषाएं बनते 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 और सरल बनते बनते एकदम सरल हो गई, है ना। अब सुनिए, अब कहता है तत्सम शब्द किसे कहते हैं बेटा? तो संस्कृत के वे शब्द, ध्यान से सुनिएगा, संस्कृत के वे शब्द जिनको हम डायरेक्ट कहाँ पे यूज करते हैं? हिंदी में यूज करते हैं। कैसे करते हैं? डायरेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? संस्कृत में से शब्द उठा लिया, उठा के लाके हिंदी में लिख दिए। बात समझ में आ रहा है? या कहो अपनी भाषा में रेडीमेड, क्या बोलो?
रेडीमेड कपड़ा खरीदने जाते हो ना, तो एगो कपड़ा होता है, कपड़ा खरीद के सिलवाना पड़ता है, एगो होता है कि जाइए सिला सिलाया लाइए पहन लीजिए। तो संस्कृत में सिला सिलाया है, उठा के ला के हिंदी को पहना दिए, ठीक है ना। तो संस्कृत के वे शब्द जिनको रेडीमेड रूप से हम प्रयोग करते हैं कहाँ पे, हिंदी में। या परिभाषा के अनुसार बोलना हो तो बोलना यथावत, क्या बोलना, यथावत। मतलब संस्कृत के वे शब्द जिनको यथावत रूप से हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। कोई बात है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो आसान भाषा हम समझो, डायरेक्ट हम यूज करेंगे तो हमारा क्या कहलाएंगे बच्चा, तत्सम शब्द कहलाएंगे। क्लियर हो गई बात। अब सुनिए, तो तत्सम और तद्भव से आपके हर परीक्षा में लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए क्या चीजें हैं। अब कुछ मैं आपको इंजेक्शन बता रहा हूं, उस इंजेक्शन को याद रखिए, मतलब कुछ ट्रिक है तत्सम शब्द को कैसे पहचाने। तो जो संयुक्त अक्षर होते हैं, संयुक्त अक्षर वो हमारे तत्समी होते हैं, तत्सम से संबंधित होते हैं। जैसे छ, त्र, स्र और ज्ञ, ये हमारे जो अक्षर है ना, ये हमारे क्या है, तत्सम से संबंधित है। मतलब किसी शब्द में अगर छ दिख जाए, त्र दिख जाए, स्र दिख जाए, ज्ञ दिख जाए, तो हम समझ जाएंगे कि वहां पे क्या है, तत्सम है। क्या बेटा, तत्सम है। तो याद रखिएगा संयुक्त अक्षर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जैसे अगर एग्जाम्पल में हम लिखें, देखो अगर आपके एग्जाम में दे दिया, ध्यान से देखना, बहुत बार पूछता है ना। अगर आपके एग्जाम में दे दिया, कहा क्षत्रिय, क्या दे दिया बेटा, क्षत्रिय, और कहे कि बताओ कि क्षत्रिय जो शब्द है वो तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है कि संकर है, ऑप्शन देगा ना, तो आप क्या मार के आओगे, तत्सम मार के आओगे। क्यों, क्योंकि इसमें क्या दिखाई दे दिया, छ दिखाई दे दिया, और मैंने आपको इंजेक्शन बताया कि अगर 6 दिखाई दे दिया तो आप कहां मार के आओगे, तत्सम पे। जैसे और उदाहरण बोलो जल्दी जल्दी और बोलो जल्दी से, छ से कोई शब्द बोलो, बनाओ। क्षण, क्या आ गया, क्षण। अगर क्षण शब्द आ गया ये भी तत्सम। और बोलो, छाया महू वाला छ होता है। और कोई, बहुत बढ़िया। नहीं, पहले छ से बता दो फिर हम त्र पे आएंगे। छ से, स्र से नहीं, छ से बताना, छ से क्षमता, बहुत बढ़िया। छ से क्षमता। अब पूछ दे क्षमता कौन सा है, तत्सम है कि तद्भव, तो आप केवल छ को देख के मार दो, तत्सम है। बात समझ में आ रहा है। और बोलो, कुछ याद आ रहा है छ से, जय दादा, छमक छल्लो। क्षेत्र, देखो कितना बढ़िया बढ़िया शब्द बोला, क्षेत्र, क्षेत्र में भी छ है, तो ये हमारा तत्सम होगा। और त्र से, और बाकी सबसे बोलो जल्दी जल्दी, जो भी याद आ रहा बोलो। अब देखो त्रिशूल, आपसे पूछेगा बेटा त्रिशूल तत्सम है कि तद्भव, तो तत्सम कैसे पहचाना, त्र है तो आप तत्सम मार दो। और बोलो जल्दी से, त्रिनेत्र, बहुत बढ़िया, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, इसमें भी त्र आ गया। और बोलो, श्रृंगार, क्या है, श्रृंगार तत्सम है कि तद्भव, तत्सम। क्यों, क्योंकि इसमें स्र आ गया, क्या आ गया, स्र आ गया। ज्ञानी, अगर पूछ दे ज्ञानी तो क्या बताओगे, तत्सम है क्योंकि ज्ञ है। अगर आपसे पूछे मयूर, क्या पूछे बच्चा, इसको भी बीमारी होता है क्या जी। अगर पूछे मयूर, दे दे आपसे मोर, और पूछे बताइए इन दोनों में कौन तत्सम है कौन तद्भव है, मयूर तत्सम है। जो भी शब्द थोड़ा सा संस्कृत टाइप का लगे, देखो मैं एक आसान भाषा में समझा रहा हूं, जो शब्द बोलने में आसान लगे, जो शब्द सुनने में आसान लगे, जो शब्द लिखने में आसान लगे, वो हमारा तद्भव कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, तद्भव। और जो शब्द सुनने में कठिन लगे, लिखने में कठिन लगे और हमें समझने में भी कठिनाई हो, तो वो हमारा क्या होगा, तत्सम। कठिनाई का मतलब संस्कृत से संबंधित है। बात समझ में आ रहा है, याद रखिएगा। तो मयूर एक कठिन टाइप का लग रहा है, तत्सम। मोर, मोर सब कोई बोल देता है आराम से, ठीक है ना। तो केवल यही पहचान नहीं है बेटा, तत्सम जो है बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जिसमें त्र नहीं होगा, स्र नहीं होगा, ज्ञ नहीं होगा, फिर भी वो क्या है, तत्सम है। तो उन शब्दों को मैं एक बार लिखवा दूंगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल में बस समझते हैं। अब आओ,
तो तत्सम में कोई दिक्कत नहीं है। और कोई शब्द याद आ रहा है छ त्र ज्ञ और स्र से? कोई शब्द याद आ रहा हो? देखो तुम लोग नाम उम कुछ बोलो। क्षमा, बहुत बढ़िया। देखो कोई एक शब्द देखी क्षमा, तो क्षमा क्या है? तत्सम है। क्या है बेटा? तत्सम है। पक्षी, पक्षी, रोबोट देखे हो? पक्षी राजन, तो पक्षी भी क्या है? तत्सम है। आगे छ आए चाहे पीछे आए चाहे बीचे में आए, कोई छ त्र ये सब आ जाए वो हमारा तत्सम है, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई तद्भव किसे कहते हैं? अभी समझ लो यहीं पे सुनिए। तद्भव किसे कहते हैं बेटा? तो संस्कृत से विकसित शब्द, मतलब संस्कृत से पाली बना, पाली से आपका प्राकृत बना, ऐसे करते 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 जब हिंदी बना, मतलब संस्कृत से जिसका विकास हुआ है उसको हम तद्भव कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? तो तद्भव वे शब्द होते हैं जिनका विकास संस्कृत से ही हुआ माना जाता है और बहुत समय बाद, मतलब हजारों लाखों साल बाद उसका विकास हुआ है। बात समझ में आ रहा है? ये मत सोचिएगा संस्कृत से एक ही दिन में हिंदी बन गया, एक ही दिन में नहीं बना है। संस्कृत से हिंदी बनने में हजारों साल का समय लगा है। कैसा समय लगा है? हजारों साल। कुछ 100 साल पाली चला होगा, फिर प्राकृत चला होगा, इसके बाद बहुत सारी भाषाएं आई, तब जाके आज हिंदी आया। ठीक है ना? तो जब भी तद्भव पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कि संस्कृत से विकसित हुआ माना जाता है, उसको हम तद्भव कहते हैं। इसका पहचान देख लो बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका पहचान देखो, तद्भव का पहचान देखो। अब कहता है तद्भव का पहचान कैसे करेंगे, तो कुछ पहचान बता दे रहा हूं। पहचान, अब सुनिए, अगर आपको कहीं पर भी चंद्र बिंदु दिख जाए, क्या दिख जाए? चंद्र बिंदु दिख जाए, तो आप समझ लीजिएगा वहां पे क्या है? तद्भव है। वो क्या है? तद्भव है। क्यों? क्योंकि चंद्र बिंदु का आविष्कार ही हिंदी में हुआ है। चंद्र बिंदु का आविष्कार कहाँ हुआ है? हिंदी में हुआ है। संस्कृत में कहीं पे भी चंद्र बिंदु नहीं मिलता है। संस्कृत में चंद्र बिंदु नहीं मिलता है। अब देखो, जैसे आपका दे दिया शब्द, दे दिया आंख, क्या दे दिया? आंख। तो आंख दे दिया तो कहाँ मार के आओगे? तद्भव पे मार के आओ। आंख मार के मत आना, कहाँ मार के आना है? तद्भव पे मार के आना है। ठीक है ना? आपसे पूछ दिया गेहूं, क्या दे दिया बेटा? गेहूं। फिर चंद्र बिंदु, कहाँ मार के आओगे? तद्भव पे। आपसे पूछ दिया नाक, क्या दे दिया? नाक। इसमें भी रहता है ना? नहीं रहता है, अर्धचंद्र रहता है ना? ए भाई काहे नहीं मिटता है जी ये? चांद, बहुत बढ़िया शब्द। चांद। और बोलो तुम लोग, चंद्र बिंदु जिसमें हो। यही कहाँ भाग गया? आज बहुत खेला कर रहा है जी। अगर आपसे पूछ दे माँ, क्या पूछ दे? माँ। तो कौन सा है तद्भव? और बता जल्दी जल्दी शब्द पूछो। वही चांदनी, चांद हो गया। और गांव, क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। और बोलो अंगुली, बहुत बढ़िया। अंगुली में खाली बिंदी रहता है, रहता है, बहुत बढ़िया। और बोलिए, जिसमें चंद्र भी। कुआं, बहुत बढ़िया शब्द है। कुआं, कुआं तो कई बार पूछा आपके एग्जाम में। कुआं। तो जहां पे भी चंद्र बिंदु दिखाई दे आप मार के आइएगा कहां पे? तद्भव। बात समझ में आ रहा? अब बहुत बच्चे गलती यही करते हैं, चंद्र बिंदु देखे, जहां बिंदा बिंदी देखे तुरंत मार देते हैं तत्सम। क्यों? क्योंकि बिंदा बिंदी में फंस जाते हैं। हाँ हाँ। अब सुनिए अगला, अगर आपको दिखाई दे दे कहीं पे ड, क्या दिखाई दे? अगर आपको दिखाई दे ढ, तो आप कहाँ मार के आइएगा? तद्भव मार के आइएगा। कहाँ मार के आइएगा? क्योंकि ड और ढ भी हिंदी का ही है। तो बताइए ड से बनने वाले शब्द बता दो जल्दी। डमरू, ड से। डमरू कौन सा शब्द है? तद्भव है। और बता दो ड से क्या बनेगा? डलिया, डलिया। चलो डलिया। और डाकिया, बहुत बढ़िया, डाकिया। और बोलो डार्लिंग जो है वो देशज में विदेशज है। तुम लोग अभी आएगा विदेशज में, हम देखेंगे। देखो डार्लिंग जो शब्द है आपको सुनने में थोड़ा सा ऑड लगता है, लेकिन देखो जो डार्लिंग शब्द है, डार्लिंग का मतलब होता है प्रिय, मतलब जिसको
जैसे प्रिय बोलो या डार्लिंग बोलो, बात एक ही है। तो अंग्रेजी में बोल दे तो बुरा लगता है, अब वही हिंदी में बोलो प्रिय तो अच्छा लग रहा है ना। तो बुरा शब्द नहीं है, आप लोग हंसा मत कीजिए। बड़े हो गए हो, पढ़े लिखे हो, और डार्लिंग कहने पे तुम लोग हंस दोगे, कहीं तो बेइज्जती हो जाएगा, है ना। अब क्या नहीं, तुम लोगों को बचाने का काम कर रहा हूँ, अब बोल दोगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा, आ जाओ। अब सुनिए, तो ये हो गया। अब ड से हो गया, अब ढ से बता दो बच्चों, कहाँ गया जी? ढ से ढकना या ढक्कन, और ढोलक, बहुत बढ़िया, ढोलक। और ढ से और बताओ, ढ से सोचो, अपने दिमाग को दौड़ाओ, ढ से। वाह भाई, देख लीजिए शब्द नहीं मिल रहे हैं, इतने पढ़े हो तुम लोग की शब्द में नहीं मिल रहा है। ढिंढोरा, बहुत बढ़िया। और कई हाली लिखवा दो, ढक्कन ढक्कन ढक्कन, वही ढक्कन, बतिया वही है। हाँ अब हो गया ना, खुश, मुकाम्बो खुश हुआ। चलिए अब बताइए, अब इसमें भी लिखवाओगे, बोतल का ढक्कन तो इसका ढक्कन तो उसका ढक्कन। ढाल, तलवार और ढाल होता है ना, तो ढाल। अब बता दो, आज बोर्ड जो है ना इन्फेक्शन हो गया है, वायरस पकड़ लिया है। ढाल, तो कहने का सिंपल से यही मतलब बेटा, जहां चंद्र बिंदु दिखे, ड अगर किसी शब्द में ड आ गया है, बीच में आए, किनारे कहीं आए, या ढ आए, तो आप समझ लीजिएगा वो क्या है? तद्भव है। क्या है? तद्भव। और तत्सम और तद्भव बहुत सारे शब्द हैं जिनको आपको लिखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। हर किसी को देख इस तरीके से हम नहीं पहचान सकते, कुछ कुछ शब्दों को हम बस पहचानने के लिए हमने तरीका बताया, बाकी चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लगातार देखना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा। क्लियर होगी बात समझ में आ रहा है? तो तद्भव तत्सम हम बता देंगे, और कल हम लोग इसके आगे देशज विदेशज संकर कल हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है ना। तो इसको छोटा कर दूं, लिखोगे? चलिए भैया लिख लीजिए आप लोग। कोई शब्द अपने पास से भी याद आ रहा हो ना, कहाँ से लिखना है आप लोगों को? अच्छा है लिखना है ना, चलिए लिखिए।